बिस्मिल्लाह। हाँ जी, आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है बायोलॉजिकल रिदम्स। सबसे पहले तो ये दो वर्ड्स आप में से कोई मुझे बताएगा कि रिदम्स क्या है। आप बायो के चूंकि स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजिकल से तो आपको समझ आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू लाइफ, कुछ कोई जिंदगी के मुताबिक ही कोई फिनोमिना है ये। लेकिन रिदम क्या है? रिदम हम किससे कहते हैं? हाँ जी, क्या होगा रिदम? मैम काम मैम रिपीट रिपीटेड कर बार बार किया जाए। रिपीटेडली अगर कुछ हो रहा है तो उसको हम रिदम कह रहे हैं, यानी बार बार अगर कुछ हो रहा है। मजीद इसमें आप मुझे कुछ बताना चाहिए, कहना चाहिए, कुछ इसमें मजीद आप अपना इनपुट लेना चाहिए। अब बार बार, अब जैसे हमारी क्लास होती है तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये रिदमिक एक्टिविटी है? यस मैम, कह सकते हैं कि मतलब वीक में अगर होनी है, किस डे होनी है, किस वक्त होनी है, तो मतलब उसी हिसाब से चलती रहती है। तो ये रिदम में अगर आगे पीछे हो जाती है तो फिर ये रिदम खराब हो जाती है। वेरी गुड। यानी जिस पीरियड के दौरान आप देख रहे हैं, अगर एक ही फ्रीक्वेंसी से ये हो रही है और एक ही वो जो दरमियान में एक गैप है वो हमेशा सेम रहे, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद फिर से हो, तो इसको फिर हम कहेंगे ये रिदम है। जैसे म्यूजिक में हम कुछ सुन रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ मजे का लगता है, हम कहते हैं बड़े रिदमिक सा है ये, यानी आपको उसकी वो लय अच्छी लग रही होती है, उसकी वो एक तरतीब जो उसके उतार चढ़ाव में होती है, आपको वो अच्छी लग रही होती है। अगर ऐसे ही कुछ बेढब सा बेतरतीब सा कुछ हो तो उसको हम रिदमिक तो नहीं कह सकते, जिसमें तरतीब ही ना हो। तो ऐसा साइकिल, बायोलॉजिकल रिदम्स, कोई ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमेना जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान रेगुलर इंटरवल्स में हो रहा हो, यानी वो हो रहा है, रिपीटेड फैशन में हो रहे हैं। जो भी कोई एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में कोई एक काम है जिसको हम कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल रिदम्स के अंडर आता है, तो उस हमेशा वो काम जो रिपीटेड फैशन में तो हो रहा है लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। तो बायोलॉजिकल रिदम्स जो हैं, ये इसमें हम ऐसी रिदमिक जो एक्टिविटीज हैं, रिदमिक एक्शंस हैं, ये हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और इसमें हम ये चीज देखेंगे कि जो ये बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, ये हमें प्लांट्स में भी नजर आते हैं और ये हमें एनिमल्स में भी नजर आते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी, और जो वर्टिब्रेट्स और हायर एनिमल्स यानी मैमल्स हैं उनमें भी हमें नजर आते हैं ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। जैसे प्लांट्स में आप देखते होंगे कि फूलों की पत्तियां, फूल खिलते हैं और फिर जो है उनकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, मुरझा जाते हैं। एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान ये सारा होता है, यानी कि उनका ये जो फ्लावरिंग हो रही है, ये आपको ऐसा नहीं होता कि दिन के टाइम खिला है फूल तो सारी रात भी वो खिला रहेगा, यानी उनका वो जो पीरियड है उस खिलने का, वो एक स्पेसिफिक पीरियड है। और इन रिदम्स को, इन बायोलॉजिकल रिदम्स को बहुत सारी और चीजें हैं जो इनको इफेक्ट कर रही होती हैं। जैसे अगर आप एनिमल बिहेवियर्स की सूरत में देखते हैं, हमारी चूंकि एनिमल बिहेवियर सब्जेक्ट है, तो आप बिहेवियर्स की सूरत में देखिए, कुछ रिदम्स हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो हमें रिदमिक पैटर्न्स पे हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो उन रिदम्स को, उन एक्शंस को, उन एनिमल्स का इन्वायरमेंट जो है उसका भी इफेक्ट उस पर होता है, जो उनके सोशल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनकी सोसाइटी होती है, उसका भी इफेक्ट होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन रिदम्स को इफेक्ट कर रही होती हैं और उनको मेंटेन भी कर रही होती हैं। और ऐसा भी होता है कि ये जो रिदम्स हैं इनको चेंज भी किया जा सकता है, ये यानी फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूर ही वो उसी एक पैटर्न पे रहें, यानी ऐसी वो चीजें जो इनको इफेक्ट कर रही हैं वो उनको इस अंदाज में भी इफेक्ट कर सकती हैं कि इनको नए अंदाज में सेट कर दें, कि जो रिदमिक एक्टिविटी है वो हो तो उसी रिदम से, उसी तरह रिपीटेड फैशन में ही, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, उसका ड्यूरेशन जो है वो चेंज हो जाए। ये डिपेंड करता है जो
फैक्टर्स जो हैं जो इन साइकिल्स को इफेक्ट कर रहे हैं उन पे। ठीक है, अब जैसे हमने प्लांट्स की बात की तो प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें हमें ये जो रिदम्स हैं वो नजर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैमल्स में हमें नजर आते हैं रिदम्स नजर आते हैं, जैसे स्लीप वेक साइकिल है या फीडिंग जो है ये भी इसी तरह से रिपीटेड फैशन में हो रही होती है और रेगुलर इंटरवल्स के साथ। ठीक है, तो इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो रात के टाइम में एक्टिव होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो दिन के वक्त में एक्टिव होते हैं। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जो इस तरह एक रिदम की सूरत में हो रही हो उनको हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। ठीक है, तो अगर आप एनिमल बिहेवियर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो उन बिहेवियर्स को हम कहते हैं साइक्लिक बिहेवियर्स। ठीक है, कि ऐसे बिहेवियर जो रिपीटिंग पैटर्न पे हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ये साइक्लिक बिहेवियर है। और ये जो साइक्लिक बिहेवियर होते हैं ये इननेट बिहेवियर होते हैं, यानी जो आपकी जीन्स होती हैं वो भी इनको वो बेसिकली वही कंट्रोल कर रही होती हैं, लेकिन उसके साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उनको इफेक्ट कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, अब अगर आप इन साइक्लिक बिहेवियर्स में देखें कि कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन 24 आवर साइकिल, तो उन बिहेवियर्स को हम कहते हैं सर्केडियन रिदम्स। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे साल के बाद दोबारा होते हैं, तो उनको हम सर्केनुअल रिदम्स कहते हैं। कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो सुबह के वक्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रात के वक्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जब चांद जो है वो फुल मून हो तो तब होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जब चांद नया आ रहा हो तब हो रहे होते हैं। तो इस किस्म के बायोलॉजिकल रिदम्स जो हैं मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ उनके ड्यूरेशन हो सकते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम सर्केडियन रिदम्स की बात करें यानी 24 आवर साइकिल की बात करें, यानी कि ऐसे बिहेवियर्स जैसे स्लीप वेक साइकिल है कि स्लीप वेक साइकिल आप देखिए कि 24 घंटों में जो स्लीप वेक साइकिल है ये 24 घंटों के अंदर चलता है। ऐसा नहीं होता है कि आप साल में एक दफा सोएं या महीने में एक दफा या हफ्ते में एक दफा, बल्कि ये जो साइकिल है ये 24 आवर साइकिल है। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखिए कि इस 24 आवर साइकिल में कुछ ऐसे हैं जो रात के वक्त जागते हैं और दिन में सोते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिन के वक्त सोते हैं और रात को जागते हैं। जैसे अगर आप मैमल्स की बात करें तो मैमल्स क्या करते हैं, दिन में एक्टिव होते हैं, रात के वक्त वो सोते हैं। अगर आप औल्स की बात करें, उल्लुओं की बात करें, तो औल्स जो है वो रात के वक्त एक्टिव होते हैं और दिन के वक्त सोते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप देखें ना, जैसे मैंने कहा कि इन बिहेवियर्स को आपके इन्वायरमेंट, आपकी सोसाइटी, आपके सोशल कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें उनको इफेक्ट करती हैं। जैसे अब आप देखें कि ये जो अरब ममालिक हैं, ये जो खास तौर पे ये अरब इमारात वाली साइड, इनमें आप देखें कितनी, ये दुबई तो बिल्कुल हमारे साथ है, वहां पे तो वो रूटीन तो आप मैक्सिमम लोगों को उसका तो अंदाजा होगा भी सही कि वो लोग रात के वक्त एक्टिव होते हैं। क्यों रात के वक्त एक्टिव होते हैं? जाहिर है कि वो सहराई इलाके हैं, तो दिन के वक्त रेत कितनी गर्म होती है, तो दिन के वक्त तो वहाँ शदीद गर्मी होती है, तो वहां पे आप देखते होंगे कि लोग जो हैं वो निकलते ही रात को हैं बाहर। एक्टिविटीज जितनी है उनकी कारोबारी सारे मामला हैं वो रात के वक्त चल रहे होते हैं। जो लोग शॉपिंग करने निकलते हैं वो रात के वक्त निकल रहे होते हैं। वो सारी इस किस्म की जो उनकी सोशल एक्टिविटीज हैं और सारे उनके जो काम, यानी आप बेसिकली देखें ना तो वो एक्टिव एट नाइट होंगे, यानी अब ये उनकी एडाप्टेशन है। वरना मैमल्स के अंदर जो उनका इनेट बिहेवियर है, जो जीन्स कंट्रोल कर रही हैं उसके मुताबिक, जो ये जो सर्केडियन क्लॉक है ना, जो आपका सर्केडियन रिदम्स हैं जो आपके बिहेवियर 24 आवर साइकिल पे बेस करते हैं, स्पेशली जो स्लीप वेक साइकिल है, इसको अगर आप देखें तो इसको जो 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 हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जो इस सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करने के लिए आपका जो आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, तो वो आपके ब्रेन के कुछ सेल्स हैं जो इस आपके 24 आवर साइकिल के दौरान आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्रेन के सेल्स हैं
वो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो आपके रेटिना से कंटिन्यूअसली वो जो लाइट इंटेंसिटी है उसको मेजर करते रहते हैं कि अब दिन के वक़्त जिस तरह से रोशनी हो रही होती है, अब रोशनी कम हो रही है, तो आपके जो ब्रेन में वो स्पेसिफिक सेल्स हैं, वो उसको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और उसके मुताबिक जब ज़ाहिर है लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद आप सोते हैं, ठीक है? जबकि दिन के वक़्त आप एक्टिव होते हैं। तो अब अगर आप इसको इसी हवाले से देखें अगर आप इसका जेनेटिक कंपोनेंट देखें, अगर आप इस हवाले से देखें कि हमारी जीन्स जो इस बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हैं, तो वो किस अंदाज में कंट्रोल कर रही हैं? तो वो इसी अंदाज में कंट्रोल कर रही हैं कि आपका जो आपके की जो यानी स्लीप वेक साइकिल है कि दिन में आप एक्टिव हों और रात में आप सोएं। लेकिन अब आप देखिए उनकी अपनी अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपनी सोसाइटी के मुताबिक उनकी ये एक एडाप्टेशन है। उन सहराई इलाके के जो लोग हैं, जो उन मुल्क ममालिक के लोग हैं, उनकी ये अपनी एक एडाप्टेशन है कि वो जब जिस वक़्त माहौल में ठंड हो जाती है, जब वो काबिल बर्दाश्त टेम्परेचर है, उस टाइम पे वो एक्टिव हो जाते हैं और बाकी वो दिन के वक़्त वो सो लेते हैं, ठीक है? तो यानी जो आपका सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, आपकी सराउंडिंग है, वो भी आपके इन सर्केडियन रिदम्स को, आपकी इस बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्टिव करती है और उसको मेंटेन भी कर लेती है उस एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? इसी तरह आप एक और देखिए जो बिहेवियर है वो है हाइबरनेशन। ये सीजनल बिहेवियर है। आप इसको सर्कैनुअल बिहेवियर भी कह सकते हैं, ठीक है? ये यानी एनुअली ये उनके अंदर ये हमें बिहेवियर नज़र आता है ना कि जब हाइबरनेशन का, जिस तरह आपको पता है कि हाइबरनेशन का मतलब है कि जब एनवायरनमेंट में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, बहुत लो टेम्परेचर हो, इंतहाई कोल्ड टेम्परेचर के अंदर जब लिमिटेड फूड सप्लाईज हों, तो उस दौरान जो एनिमल्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देते हैं और अपने जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देते हैं, नियरली ज़ीरो। तो उस दौरान अपने उस सर्वाइवल को वो यकीनी बनाते हैं, उस उन फूड सप्लाई जिन दिनों में लिमिटेड हो, फूड सप्लाई स्कार्स हो, उन दिनों में अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाने के लिए वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो बिहेवियर है ये अब उनके इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप देखिए कि अगर उनके इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है तो यकीनन उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो जिस तरह अब ये तो एक इनएक्टिव सूरत हाल है ना कि वो इनएक्टिव हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात ये तो कोल्ड बिहेवियर की हमने बात की ना, अगर ये जो आपके समर सीज़न में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए, वार्म टेम्परेचर के दौरान भी जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं एनिमल्स उनको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है? तो वो जो इनएक्टिव उनका पीरियड होता है उसको हम उस समर के दौरान उस इनएक्टिव पीरियड को हम एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है? अब उस एक्सट्रीम हीट को टॉलरेट करने के लिए या लैक ऑफ फूड को टॉलरेट करने के लिए या पीरियड ऑफ ड्राफ्ट को टॉलरेट करने के लिए वो जो इनएक्टिव हो जाते हैं ड्यूरिंग समर, उसको हम क्या कह रहे हैं? एस्टिवेशन। लेकिन अगर आप देखिए कि अगर उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत एक्सट्रीम ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहे, फूड रिसोर्सेज स्कार्स ना हो, फूड सप्लाई अबंडेंट को रहे, तो जाहिर है कि वो इनएक्टिव नहीं होंगे, वो अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस इनहांस करेंगे, उस दौरान वो रिप्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है? या और बहुत सारे इस तरह बिहेवियर्स हैं जो कि अब वो इस दौरान परफॉर्म नहीं करे तो वो अगर वो इन्वायरमेंट उनका चेंज हो जाता है तो वो परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है? जैसे अगर आप माइग्रेशन को देखते हैं, अब एक तो ये ना कि एनिमल्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं उस एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए, और एक ये सीजनल बिहेवियर है कि एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं, इंस्टेड ऑफ हाइबरनेशन वो क्या करते हैं, उस जगह से, उस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट वाली जगह से या जहाँ पे फूड स्कार्स है वहां से मूव करके किसी न्यू लोकेशन पे चले जाएंगे, ठीक है? तो ये भी उनकी इंस्टिंक्ट में होता है, यानी ये एक बिहेवियर है जो उनकी यानी उनकी जीन्स कंट्रोल करेंगे इस बिहेवियर को भी, ठीक है? अब वो मूव कर रहे हैं, चाहे वो फूड के लिए मूव कर रहे हैं, चाहे वो रिप्रोड्यूस करने के लिए मूव कर रहे हैं, चाहे वो अपने जो ऑफस्प्रिंग है उनको फेवरेबल सर्वाइवल के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है? वो
जो फ्लाई करते हैं बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये उनकी जीन्स कंट्रोल करती हैं उस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से पहले। उनके अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ये गवर्न करती है कि उनको उस जगह से फ्लाई करवा के दूसरी जगह पे लेके जाती है, और उस दौरान वो कंटिन्यूसली फ्लाई करते हैं। 90 आवर्स तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर रहे होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, और 90 आवर्स तक कंटिन्यूसली फ्लाई करके 4000 किलोमीटर तक वो मूव करके अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ, ये तो हम बर्ड्स की बात करें तो कुछ बटरफ्लाइज भी ऐसी हैं जो कि माइग्रेट करती हैं, और 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक वो मूव करके तो एक जगह से दूसरी जगह को चली जाती है। ठीक है, तो अच्छा, स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की हुई है। ये मैं बात आपके साथ कर रही थी साइक्लिक बिहेवियर्स की, उससे पहले कुछ हमने बायोलॉजिकल रिदम्स को हमने डिफाइन किया। ठीक है, तो ये अब उसके बाद हमने हाइबरनेशन की बात की, एस्टिवेशन की बात की। ठीक है, फिर माइग्रेशन की हम जो बात कर रहे हैं, तो ये सारे कौन से बिहेवियर हैं, ये सीजनल बिहेवियर है। ठीक हो गया, तो इस तरह से जो ये बिहेवियर्स होंगे, तो ये सारे जो बिहेवियर हैं ये इननेट बिहेवियर्स हैं। ठीक है, तो इसको आपने ये जहन में रखना है कि इनको इननेट बिहेवियर है, उनकी इंस्टिंक्ट्स में ये है कि उन्होंने एस्टिवेट करना है, हाइबरनेट करना है या माइग्रेट करना है, ये जो स्लीप वेक साइकिल है। लेकिन इसको जो आपका ये है इन्वायरमेंट, वो भी इसको कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से? मैम ये जो बटरफ्लाई होती है ये तो नर्वस आप ये हैंड्स फ्री तो उतार के इनका बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। मैम ये जो बटरफ्लाईज हैं इनका लाइफ स्पैन जो है लार्वा से बटरफ्लाई जब बनती है तो उस वक्त तो इनका सिर्फ ये रिप्रोड्यूस कर पाती हैं, मतलब ये इनका माउथ जो है मतलब खाने पीने का निज़ाम इनका ख़त्म हो जाता है, तो ये तो इतना ज़्यादा देर के लिए जिंदा भी नहीं रह पाती, तो ये जितनी फिर इनका इतना लाइफ, माइग्रेट करने का इनका जो इनका लाइफ स्पैन है उसी दौरान ये माइग्रेट भी करती हैं। यकीनन इनकी कुछ कुछ स्पीशीज है, जैसे मोनार्क स्पीशीज है, वो माइग्रेट करती हैं, उनके अंदर हमें ये बिहेवियर नजर आता है। मोनार्क स्पीशीज, ऐसा नहीं तो है कि क्या कुछ सारे ही। ऐसी ऐसी बटरफ्लाईज हैं जो मतलब खा पी सकती हैं या अपना जो है वो सारा कुछ कंटिन्यू रख पाती हैं? बिल्कुल कंटिन्यू रखती हैं बटरफ्लाइज, ऐसी स्पीशीज हैं, और इनमें इन्हीं बटरफ्लाइज में जो मोनार्क स्पीशीज हैं ये तो माइग्रेट भी करती हैं, जैसे मैंने बताया आपको 2900 किलोमीटर तक ये माइग्रेट भी करती हैं। अच्छा जी, तो ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं इनकी जो हम बात कर रहे थे कि ये इसमें यानी कि ये इननेट बिहेवियर्स होते हैं, और सेल्फ सस्टेनिंग पेस मेकर इनके अपने अंदर मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, और अपने ये जो बायो रिदम्स हैं उनकी जो नॉर्मल साइक्लिक एक्टिविटी है वो मेंटेन रहती है। अगर इवन के इन्वायरमेंटल क्यूज बाज़ औक़ात ना भी हों तो इसके बावजूद जो उनके अंदर जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उस एक्टिविटी को गवर्न कर रही होती है। ठीक है, और जो बायो रिदम्स हैं इनको कोई मेटाबॉलिक पॉइजन या इनहिबिटर्स वगैरह वो इनको इफेक्ट नहीं करते, और जेनेटिकली ये ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसमिट होते हैं ये जो रिदम्स हैं। ठीक है, और जो ये रिदम्स हैं ये अपने उस लोकल टाइम को में उस अपनी उस लोकेलिटी में ये खुद को एडजस्ट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स ये अपने उन रिदम्स को भी एडजस्ट कर लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंटरटेनेबल हैं ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, जो ये सर्केडियन रिदम्स हैं या बाकी सारे जो रिदम्स हैं ये इंटरटेनेबल हैं, जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उसके मुताबिक ये एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, उसके अलावा जो आपके साथ में एक बात कर रही थी कि अगर आप क्लासिफाई करें इन बायोरिदम्स को, तो अगर आप इनको इनके पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बेस पे, यानी कि ये कितने पीरियड के बाद रिपीट हो रहे हैं, आप फिजिकली इनको क्लासिफाई करें, तो आप कहते हैं कुछ सर्केडियन रिदम है, कुछ अल्ट्रेडियन रिदम है। अल्ट्रेडियन रिदम वो जो लेस देन 20 आवर्स में जो रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। कुछ इंफ्रारेडियन रिदम है जो मोर देन 28 आवर्स के बाद रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। कुछ अगर आप इनकी मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन करें, तो कुछ इनमें क्वालिटेटिव रिदम्स होते हैं, कुछ पंक्चुअल रिदम होते हैं, कुछ डिस्क्रीट रिदम होते हैं, कुछ एपिसोडिक रिदम्स होते हैं, ठीक है। तो यानी इस तरह मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ बेसिस हो सकती हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो उस तरह यानी, लेकिन हमारा जो बेसिकली अपने कोर्स कंटेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको जो आसान सा जो चीजें चंद समझने वाली हैं, वो ये कि बायोलॉजिकल रिदम्स क्या हैं, उनमें स्पेसिफिकली सर्केडियन रिदम्स क्या हैं, और मोलेक्युलर लेवल पे वो सर्केडियन रिदम्स कैसे कंट्रोल हो रहे हैं। कि ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मोलेक्युलर लेवल पे ये किस तरह कंट्रोल हो रहे हैं, ब्लॉक चेंज का क्या मतलब है और ये सारे, ठीक है। लेकिन इस जो ये हमारी क्लास है, हमने बेसिकली डिस्कस जो है वो हमने सर्केडियन रिदम्स को करना है। लेकिन आपको कम से कम ये आइडिया जरूर हो कि बहुत सारे बायोरिदम्स हो सकते हैं, ठीक है। डायरनल, नॉक्टर्नल, ठीक है, बहुत सारे वीकली, मंथली, ईयरली ये हो सकते हैं। कुछ परमानेंट रिदम हो सकते हैं, कुछ टेम्परेरी रिदम्स होते हैं, कुछ इसेंशियल, कुछ नॉन इसेंशियल रिदम्स होते हैं, ठीक है। कुछ कंजर्वेटिव रिदम्स होते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव रिदम्स होते हैं, ठीक है। कुछ अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंट के हवाले से देखें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के हवाले से देखें, यानी आप ऑन्टोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करें इन रिदम्स की, तो कुछ इमेच्योर रिदम होते हैं, कुछ मैच्योर रिदम्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट रिदम होते हैं। तो बहुत यानी आप अगर इनकी क्लासिफिकेशन करें तो बहुत सारे आप इसमें टाइप्स नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो इसमें समझने की बात थी, जो जिसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है, वो यही सर्केडियन रिदम है, ठीक है। और जो एक और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना, सर्काटाइडल रिदम्स, यानी कि जो इन इस पे डिपेंड करते हैं आपके वो चांद पे डिपेंड करते हैं, मून पे डिपेंड करते हुए ना, कुछ ऐसे रिदम्स होते हैं, कुछ ऐसे रिदम होते हैं, यानी ये जो चांद पे डिपेंड करते हैं तो हम ल्यूनर रिदम्स कह रहे होते हैं। लेकिन ये जो कुछ रिदम ऐसे होते हैं जो समुद्र की लहरों पे डिपेंड करते हैं। अब वो जो समुद्री लहरों पे वो टाइड्स पे डिपेंड कर रहे हैं, उनको हम सर्काटाइडल रिदम्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो हमें किन में नजर आएंगे, जाहिर है कि वो हमें उन्हीं स्नेल्स वगैरह में नजर आएंगे, उन्हीं वर्म्स में नजर आएंगे जो कि वहाँ पे उस मेरीन एनवायरनमेंट में रह रही हैं, ठीक है। जैसे ये जो शेल होते हैं, मोलस्क्स होते हैं, ठीक है, मसल्स, मेरीन मसल्स, वो अपने जो आपने अगर उनका वो स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो बीएससी में मेरा ख्याल है ये है, इनका अच्छा खासा डिटेल्स है, मोलस्कल फाइलम में आपने उनका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो जो मेरीन मसल्स हैं, उनके अंदर जो शेल वॉल की जो ओपनिंग्स है, वो उन टाइड्स के अकॉर्डिंग हो रही होती है, ठीक है। अब जिसी तरह और उसके अलावा अगर आप क्रैब्स की बात करें, वो भी मैरीन एनवायरनमेंट में होते हैं, तो क्रैब जो है वो लो टाइड्स के दौरान ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो ये जो शोर क्रैब्स हैं, यानी जो साहिल पे वो केकड़े से मौजूद होते हैं, उनकी भी जो डेली एक्टिविटी है वो भी टाइडल रिदम्स पे बेस्ड होती है, बेस कर रही होती है, ठीक है। इस तरह अगर आप ल्यूनर रिदम्स की बात करते हैं, तो इसमें भी जो कुछ वर्म्स हैं जिनकी एक्टिविटीज जो हैं वो उस ल्यूनर साइकिल पे बेस करती हैं, ठीक है। सी हॉर्स है, उसका जो लाइफ साइकिल है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा वर्म्स कुछ हैं जिनका रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो हैं वो उसी ल्यूनर साइकिल पे बेस्ड कर रही होती हैं, ठीक है। बहुत सारे इस तरह के हैं जिनके यानी सेंसिटिव पीरियड्स कुछ हैं जो उस ल्यूनर साइकिल पे बेस कर रहे होते हैं, तो उन उन एक्टिविटीज को फिर हम क्या कहते हैं, ल्यूनर रिदम्स, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन बींग्स की अगर आप बात करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 100 फिजियोलॉजिकल साइकिल्स होते हैं, ठीक
है। और इसमें कुछ ज़ाहिर है सर्केडियन रिदम्स होंगे, कोई सर्कैनुअल और इस किस्म के मुख्तलिफ। अगर आप रिदम्स की बात करें, फिजियोलॉजिकल साइकिल्स की बात करें, तो तकरीबन 100 फिजियोलॉजिकल साइकिल्स ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं, जिनका जेनेटिक ओरिजिन होता है और बायोलॉजिकल क्लॉक्स उनको कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ वो जिस तरह पहले भी मैंने डिस्कस किया कि कुछ इन्वायरमेंटल सिग्नल्स होते हैं जो कि उन बायोलॉजिकल क्लॉक्स को कैलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ साइकिल्स जो हैं उनकी जो इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट साइकिल्स की जो इंटेंसिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। ठीक है, तो उनके अंदर ये जो तकरीबन 100 फिजियोलॉजिकल साइकिल्स होते हैं, ये कब स्टार्ट हो जाते हैं? जैसे ही आफ्टर बर्थ, सून आफ्टर बर्थ, ये बायोलॉजिकल रिदम्स जो हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। और मोस्टली जो बायो रिदम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो सर्केडियन रिदम्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं फिजिकल बायोरिदम जो 23 डेज के होते हैं, कुछ इमोशनल बायोरिदम्स होते हैं 28 डेज के, इंटेलेक्चुअल बायोरिदम्स कुछ होते हैं जो कि 33 डेज के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करें कि जो आपके हार्मोन्स हैं, डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो भी ये सर्केडियन रिदम्स जो है वो शो कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी 24 आवर्स साइकिल के दौरान उनकी भी जो एक्टिविटी है वो चेंज हो रही होती है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो इसकी जो ये रिलीज ज्यादा कब होता है? ड्यूरिंग स्लीप। और जब आप वेकफुल कंडीशन में होते हैं, वेकफुल स्टेट में होंगे, तो उस दौरान इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इसी तरह कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये भी मॉर्निंग टाइम में हाईएस्ट इसकी एक्सप्रेशंस होंगी, और जब आप सो रहे हो तो ये बहुत कम होगा, लोएस्ट रेट पे होगा, लोएस्ट कंसंट्रेशन इसकी होगी। इसी तरह प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन भी इसकी भी जो वो एक्टिविटीज या इसकी जो स्टेशन का आप अगर देखें तो ग्रोथ हार्मोन से मैच करता है, यानी ड्यूरिंग स्लीप ये ज्यादा रिलीज होगा और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और वेकफुल स्टेट में कम होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो ये पीक पे होता है आफ्टरनून और इन आफ्टरनून, और ये डिक्लाइन कर जाता है इवनिंग में। अगर आप टेस्टोस्टेरॉन की बात करें तो ये आफ्टरनून टाइमिंग में ये कम होगा और नाइट टाइम पे ये हाई होगा टेस्टोस्टेरॉन। तो इस तरह यानी कि ये हमें सर्केडियन रिदम्स हमें हार्मोन्स में भी नजर आ रही होती हैं। मुख्तलिफ जो आपके ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज में भी हमें ये सर्केडियन रिदम नजर आ रहे हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर भी रिदम्स हमें नजर आ रहे होते हैं, ब्रेन एक्टिविटीज में भी रिदम नजर आता है, ब्लड प्रेशर में रिदम नजर आता है। ठीक है, हार्ट रेट में, पल्स रेट में, आपके जो मेलेटोनिन लेवल है, आपकी पाइनियल एक्टिविटी है, इंसुलिन लेवल है, थायरॉक्सिन लेवल है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है, एंडोक्राइन लेवल, कॉर्टिसोल लेवल, इन सब के अंदर हमें एक रिदम नजर आता है, और ये सारे ह्यूमन सर्केडियन रिदम्स में आते हैं। ठीक है, तो जो मास्टर क्लॉक ह्यूमन बींग्स में इन सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करती है वो ब्रेन सेल्स हैं। वो कौन से ब्रेन सेल्स हैं? हाइपोथैलेमस में वो सेल्स होते हैं जिसको हम सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं, एससीएन, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक एक्ट करता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो है वो कंटिन्यूअसली लाइट एक्सपोजर जो हो रहा होता है रेटिना पे उसको कंटिन्यूअसली मेजर कर रहा होता है। ठीक है, और उसके मुताबिक आपके स्लीप वेक साइकिल को वो एडजस्ट कर रहा होता है उसी लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे हमें अंदाजा होता है कि जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमारी इन रिदमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है। और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, एंडोजिनस क्लॉक है, ये आपके इन्वायरमेंटल क्यूज के लिए भी सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो आज बस हमने यही डिस्कस करना था, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक जो आपकी असाइनमेंट, चले मैं ये आपको मेरा ख्याल है दे देती हूँ कि आपने एक चीज सर्च करनी है और मुझे ये बताना है कि नेक्स्ट क्लास में आप सब ने ये सर्च किया हुआ है कि ये जो हम बिहेवियर देखते हैं इस तरह के रिदमिक बिहेवियर्स,
तो जिस तरह हमने कहा हम बिहेवियर को जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं हम उसको इथोलॉजी कहते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स जिस ब्रांच ऑफ जूलॉजी में या बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, या आपने सर्च करना है। और दूसरा आपने ये सर्च करना ओके मैम। और दूसरा आपने ये सर्च करना है कि क्रोनोबायोलॉजी क्या है, क्रोनोबायोलॉजी ये क्या है, ठीक है। मैम फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम कहते हैं इथोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर को, तो इस तरह कौन सी ऐसी कोई है कोई बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम ये रिदम्स को भी स्टडी करें, इन साइक्लिक बिहेवियर्स को भी स्टडी करें, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्रोनोबायोलॉजी ये क्या है, ठीक है। ये आपने सर्च कर देना है। कोई क्वेश्चन हो अब तक जो आज हमने पढ़ा उसमें से? क्वेश्चन नहीं है, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूं। मैम सारे हार्मोन्स का ये जी तकरीबन सारे ही हार्मोन में ये हो रहा होता है, एक रिदमिक एक्टिविटी होती है तकरीबन सारे हार्मोन में। एंडोक्राइन हार्मोन जो है वो ये रिदम शो कर रहे होते हैं। मैम